दोस्तों अभी तक हमने गेहूं की फसल के अंदर गाभा अवस्था में जब बालियां गाभा के अंदर हो उस टाइम पर हमें क्या कुछ करना चाहिए इसकी जानकारी दी थी। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे गेहूं की फसल में जब बालियां बाहर आ जाएं उस टाइम पर सबसे ज़्यादा पौधे को किस पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमारे इस गेहूँ के अंदर जो फ्लैग लीफ है, झंडा पत्ती है, ये आखिरी टाइम तक हरी भरी कैसे रहे। ये अभी जो बालियों में फूल आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बालियों में फूल किस तरीके से आए, फूल आने के बाद इसके अंदर अच्छे तरीके से पॉलिनेशन कैसे हो ताकि इसके अंदर नीचे से ऊपर तक कंप्लीट दाने भर जाए। अक्सर अपन देख रहे होते हैं जो गेहूं के बालियां होती हैं बहुत से खेतों में, उनके बीज के अंदर दाने भर जाते हैं, उनके ऊपर और नीचे खाली रह जाते हैं। या कई बार हम लोग देखते हैं कि जो दानों की लंबाई और मोटाई होती है वो बालियों के बीच में होती है, ऊपर और नीचे दाने छोटे रह जाते हैं। तो वे सभी दाने एक समान से कैसे रहें, उसके लिए अपन को क्या कुछ करना चाहिए। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। किसान भाइयों, अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और अगर आपको जानकारी दोस्तों तक शेयर करनी है तो इसको शेयर कर दें, जिससे आगे भी किसान भाइयों को जानकारी मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें किसान भाइयों। तो दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अभी जो हमारी फसल अगेती सोइंग है जो 5 नवंबर की है, जो अभी बालियां निकल चुकी हैं, या जिन खेतों के अंदर बालियां 2-4 दिन के अंदर निकल मिलाने के गेहूं के फसल के अंदर बालियां निकलने के बाद क्या कुछ करना चाहिए अपन को। जो मौसम के अंदर निगरानी रखनी है किसान भाइयों, क्योंकि बहुत सी वैरायटियां ऐसी होती हैं बहुत ज़्यादा हाइट ले जाती हैं। और फिर अगर अपन सिंचाई कर रहे हैं और सिंचाई ऐसे टाइम पर कर दी हमने जब मौसम ख़राब हो या फिर हवाएं चल रही हो, तो आप देखोगे कि आपके गेहूँ की फसल आधी गिर जाएगी, और उसके बाद किसान भाइयों उसका उत्पादन जो है 30 से 50% तक गिर जाता है। इसके अलावा किसान भाई बहुत सारे खेतों में इस टाइम कॉमन प्रॉब्लम दिखेगी फंगस की। वो किसी साल आ जाती है, किसी साल नहीं आ पाती, जैसे कि येलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट है। तो उसको अपन प्रिवेंटिव में किस तरीके से रोक सकते हैं। इसके अलावा ये जो फ्लैग लीफ होता है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली होती है। अगर फ्लैग लीफ स्वस्थ और हरी भरी रहेगी आखिरी टाइम तक तो उतना ज़्यादा ही भोजन बनाती है, और जितना ज़्यादा यह भोजन बनाती है उतना ही ज़्यादा किसान भाई ऊपर तक बालियों तक पहुँच जाता है। जब हमारी फसल गाभे अवस्था पर होती है उस समय पर NPK 0:34 के साथ बोरॉन का स्प्रे करें। जिन खेतों के अंदर बोरॉन की कमी पाई जाती है उन खेतों के अंदर कोई भी फसल हो, पॉलिनेशन मतलब परागण अच्छे से नहीं हो पाता, उनके अंदर जो दाने बनने की प्रक्रिया है या कोई भी फूल से फल बनने की प्रक्रिया है वो कम रह जाती है। अगर किसान भाइयों पौधा इस टाइम पर स्ट्रेस पर आ जाता है, वो चाहे पानी की वजह से स्ट्रेस में हो या फिर प्रतिकूल मौसम की वजह से स्ट्रेस में रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपका उत्पादन कम हो जाएगा। इसके अंदर जो दाने बन रहे होंगे वो कहीं ना कहीं छोटे रह जाएंगे। तो इस टाइम पर आपको ये तो ध्यान रखना है कि अपने खेतों के अंदर लगातार सिंचाई जारी रखनी है। वो आपके खेत के अनुसार, आपकी मिट्टी के अनुसार सिंचाई करनी है। कुछ खेतों पे अपन देखते हैं कि 3 सिंचाई में गेहूँ पक जाता है, कुछ खेतों के अंदर 6-7। इसके अलावा किसान भाइयों अपनी मिट्टी के अनुसार सिंचाई करते रहें। अब इसके अंदर जो दाने बन रहे हैं, दाने जो भर रहे हैं, दूधिया अवस्था के अंदर इसके अंदर आएगी तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी पोटाश की। देखिए पोटाश जो है पौधा किसान भाइयों सूर्य के प्रकाश से और ज़मीन के अंदर जल और खनिज लवण लेके भोजन बनाता है पत्तियों के माध्यम से, जिस तरीके से फ्लैग लीफ है। फ्लैग लीफ जितनी ज़्यादा स्वस्थ सुंदर होगी उतना ज़्यादा भोजन बनाएगी। भोजन तो इसने बना दिया, अब उस भोजन को लेकर बालियों तक कैसे पहुंचाए, ट्रांसपोर्टेशन का काम पोटाश करता है। इस बालियों को जितना ज़्यादा भोजन मिलेगा उतने ज़्यादा ही इसके अंदर जो बनने वाले दाने हैं वो लंबे, मोटे, ताज़े और स्वस्थ चमकीले बनेंगे। दूसरा, पोटाश की जिनके अंदर पूर्ति होती है उनके अंदर पौधे जो हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस से बचे रहते हैं, चाहे वो पर्यावरणीय तनाव हो या फिर आप जब सिंचाई कर रहे हो, आप मोटार ख़राब हो जाए, आपकी किसी भी कारण से आपकी 2-4 दिन सिंचाई से देरी हो जाए, तो जो पोटाश होता है किसान भाइयों उसके बदौलत जो पौधे हैं वो उस स्ट्रेस को झेल पाते हैं। तो पोटाश की इस टाइम पर इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो इस टाइम पर आपको यही ध्यान रखना है कि आपको अपनी फसल के अंदर पोटाश की कमी नहीं होने देना है। आपकी फसल की शुरुआत में आपने जब बुआई की थी गेहूँ की, तो उस टाइम पर पोटाश की बेसल डोज में पूरी मात्रा दे दी थी तो भी ठीक है। अगर उस टाइम पर आप पोटाश नहीं दे पाए तो भी ठीक है। तो इस टाइम पर आप पूर्ति कर सकते हैं पोटाश की स्प्रे के माध्यम से 0:050 के माध्यम से। इसकी पूर्ति के लिए आप किसान भाइयों NPK 0:050 का उपयोग करें। इसके अंदर 50% पोटाश होता है जिसकी पूर्ति पौधे तक हो जाती। अगर आपकी फसल इस टाइम पर गाभा अवस्था में है तो आपको इस टाइम पर NPK 0:050 के बजाय NPK 0:34 विद बोरॉन 100 ग्राम प्रति एकड़ और 1 किलोग्राम NPK 0:34 इन दोनों को घोलकर 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर दीजिए 120 लीटर पानी में।
इसके अलावा आपको यह लग रहा है कि आपकी फसल में ये जो झंडा पत्ती है वो धीमा रहे, या उसके ऊपर आपको जंग टाइप का दिख रहा है, या फिर इसके अंदर आपको पीला रतुआ बीमारी दिख रही है, किसान भाई आप लगाते हो आप तो हाथ जो है पीला पड़ जाता है, तो आपकी फसल के अंदर येलो रस्ट का प्रकोप हो चुका है। और येलो रस्ट का प्रकोप आपकी फसल में आ गया है तो भैया मैंने अपनी आंखों में देखा है, 2 साल पहले हमारे एरिया में येलो रस्ट की बीमारी आई थी। गेहूं का उत्पादन जो है, जहाँ पर अपन होते हैं 30 क्विंटल 32 क्विंटल पर एकड़ ले लेंगे, वहीं पर किसान भाई उन खेतों के अंदर जो उत्पादन हुआ था वह 8, 10, 12 क्विंटल ही हो पाया था। और येलो रस्ट की बीमारी इतनी तेज़ी से फैली थी एरिया में कि किसान जब तक येलो रस्ट को समझ पाते वह पूरे के पूरे खेत सूख चुके थे, ख़राब हो चुके थे। अगर आप लोगों को येलो रस्ट दिखाई दे या सुनाई दे कि आपके एरिया में येलो रस्ट या ब्राउन रस्ट की बीमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको उसी टाइम पर बगैर कोई देरी किए हुए अपने खेत के अंदर फंजीसाइड्स का स्प्रे करना है। फंजीसाइड्स में आपको लेना है प्रोपिकेनाजोल 250 ml प्रति एकड़, जो कि टिल्ट नाम से आता है सिंजेंटा का। इसके अलावा आप ले सकते हो टेबुकोनाजोल प्लस टाइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, जो नेटियो बायर नाम से आती है, 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो। या फिर इसके अलावा आप स्प्रे कर सकते हो, एक अडामा कंपनी का आता है कस्टोडियो नाम से, जिसके अंदर टेबुकोनाजोल प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन आता है, ये कॉम्बिनेशन पाया जाता है। उसका भी कॉम्बिनेशन आप स्प्रे कर सकते हो 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। यह स्प्रे आप लोगों को उसी अवस्था में करना है जब आप लोगों को लगे कि हाँ यार हमारे खेत के अंदर येलो रस्ट या ब्राउन रस्ट की बीमारी कहीं ना कहीं आ सकती है, या फिर दिखाई दे रही है, या फिर कुछ वैरायटियाँ होती हैं जिनके अंदर यह अक्सर आ जाती है, उनके अंदर आप प्रिवेंटिव में भी स्प्रे कर सकते हो। तो दोस्तों इस टाइम पर आप लोगों को यही सभी काम कर लेना है, निश्चित तौर पर आपका जो गेहूं का उत्पादन है वह बढ़िया निकलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गेहूं का उत्पादन काफ़ी शानदार लगे और आपके खेत में येलो रस्ट की बीमारी ना लगे, तो किसान भाइयों बालियां जब निकलना आरंभ हो जाए तो उस समय पर किसान भाइयों हमें NPK 05234 1 किलोग्राम प्लस बोरॉन 100 ग्राम, इन दोनों को आपस में घोल कर किसान भाइयों 120 लीटर पानी में स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपको काफ़ी शानदार पैदावार देखने को मिलेगी। जो बालियाँ आएंगे उसमें दानों का भराव अधिक से अधिक होगा एवं दाने मोटे चमकदार आएंगे किसान भाइयों। इसके साथ साथ पिछले वर्ष के मुकाबले आपको काफ़ी अधिक शानदार पैदावार देखने को मिलेगी। और यदि आपको लग रहा है कि येलो रस्ट या ब्राउन रस्ट की बीमारी आपके खेतों में लग रही है, आसपास सुनाई दे रही है, तो मैंने जितनी भी फंगीसाइड बताई, नेटियो या डामक कंपनी का कस्टोडियो या सिंजेंटा का टिल्ट, इन तीनों में से किसी एक फंगीसाइड को अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दें तो फंगस जनित बीमारियां भी नहीं लगेंगी और आपकी गेहूं की फसल बची रहेगी और एक शानदार उत्पादन आपको अपनी गेहूं की फसल से मिल पाएगा। और किसान भाइयों, मैं बार बार अपने वीडियो में दोहराता रहता हूं कि सही समय पर सही उर्वरक का चुनाव करने से ही आपकी गेहूं की फसल में पैदावार की वृद्धि हो सकती है। तो सही समय पर सही उर्वरक को ही स्प्रे करें। जब 19-19 का स्प्रे करने का समय हो तब 19-19 करें, जब 13-0-45 का स्प्रे हो तो उस समय पर 13-0-45 करें, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। और 0-52-34 का कब स्प्रे करना है इसको मैंने इस वीडियो में बताया है। तो किसान भाइयों यह बात को ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद किसान।